आप सभी विद्यार्थियों को पुनः एक बार वेलकम। आज हम लोग देखेंगे कर्नाटक का जो द्वितीय युद्ध होता है कि द्वितीय कर्नाटक युद्ध के क्या कारण होते हैं और क्या परिणाम होते हैं, जो आपके विषय वस्तु से या आपके प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि कॉजेज ऑफ वॉर अर्थात युद्ध के जो कारण होते हैं, द सेकेंड, यहाँ जो सेकेंड कर्नाटक वॉर की बात करेंगे कि सेकेंड कर्नाटक वॉर, तो इसमें हम कॉजेज ऑफ वॉर के बारे में देखेंगे कि इसके कारण क्या होते हैं। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध की अगर बात करें तो यह एक तरह से या बिल्कुल ही अवसर से ही स्पष्ट हो गया था कि अंग्रेज और फ्रांसीसी जो कंपनियां होती हैं, तो अंग्रेज और फ्रांसीसी कंपनी यहाँ राजनीति में हस्तक्षेप करके अपना मुख्य रूप से स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए वह परिपूर्ण थी, स्वार्थ को सिद्ध करना वह चाह रही थी। 1748 ईस्वी में देखेंगे, यहाँ 1748 ईस्वी अर्थात इसका जो समय रहता है या द्वितीय कर्नाटक युद्ध, यह समय होता है 1748 से लेकर 1755 ईस्वी तक। 1748 से लेकर 1755 ईस्वी तक या द्वितीय कर्नाटक युद्ध का समय होता है। तो 1748 ईस्वी में अगर हम देखेंगे कि इस युद्ध को हो जाने के साथ या दोनों कंपनियां जो है, दोनों कंपनियों के अधिकारी जो है भारतीय राजनीति में प्रवेश पाने का अपने अपने हिसाब से अवसर ढूंढ रहे थे। लेकिन इस दिशा में अगर पहल करने की बात आती है कि इस दिशा में पहल करने का काम अंग्रेजों के द्वारा सबसे पहले किया जा रहा है। और अंग्रेज जब पहल करते हैं तो अंग्रेजों ने यहाँ तंजौर के जो राजा होते हैं, जिनका नाम प्रताप सिंह होता है, अर्थात उस समय तंजौर के राजा के रूप में जाने जा सकते हैं कि तंजौर के राजा प्रताप सिंह उस समय राजा हुआ करते हैं। तो तंजौर के राजा यानी प्रताप सिंह के विरुद्ध अपदस्थ शासक शाह जी को सहायता देने का अपना वचन दे देते हैं। और अंग्रेजों ने तंजौर के शासक यहाँ उनके अपदस्थ राजा के रूप में जब सहायता देने का वचन देते हैं, तो अंग्रेज जो होते हैं वे उनसे संधि कर लेते हैं। और संधि के अनुसार जो यहाँ एक महत्वपूर्ण जगह होता है जिसे हम देवकोटाई का जगह कह सकते हैं, और उसके पास का जो क्षेत्र होता है वहाँ 36,000 रुपये का वार्षिक पेंशन के रूप में, यानी वार्षिक एक तरह से यहाँ आय वाला जो भाग होता है वो अंग्रेजों को दे दिया जाता है। और वार्षिक आय वाला जो 36,000 के हिसाब से है। अब अंग्रेजों के शाह जी के पक्ष में किसी भी तरह की बात यहाँ नहीं करने की बात की जाती है, और यहाँ लाचार होकर शाह जी को 4,000 रुपये वार्षिक पेंशन स्वीकार करके मद्रास में रहने की बात वे स्वीकार कर लेते हैं। और इस तरह से अंग्रेजी जो व्यवस्था होती है, अंग्रेजों का अपना जो शासन होता है, सैनिक होते हैं, वे सैनिक क्या करते हैं कि खर्च पूरा करने का एक तरह से साधन उन लोगों को परिपूर्ण रूप से प्राप्त हो जाता है। इसके बाद आप पाएंगे इसमें कि अंग्रेजों की जो नीति होती है, इस नीति का अनुसरण करके फ्रांसीसी कंपनियां जो होती है या फ्रांसीसी भारतीय राजनीति में बिल्कुल अपने महत्वपूर्ण अर्थात अपने लिए एक तरह से सचेष्ट हो जाने का वे काम करते हैं। और इसके साथ साथ यहाँ संयोग से फ्रांसीसी के बीच में एक अवसर भी मिल जाता है। और फ्रांसीसियों के बीच में जब एक अवसर मिलता है, एक अलग ढंग का अवसर मिलता है, तो 21 मई 1748 में हैदराबाद के निजाम होते हैं, जिनका नाम होता है आसफ शाह, यानी आसफ जाह निजामुल मुल्क के नाम से वो जाने जाते हैं। आसफ जाह निजामुल मुल्क जो नाम आप याद रखेंगे। और ये खासकर वे शीघ्र ही एक अवसर उनको जब मिलता है तो इनकी निजामुल मुल्क की यहाँ जब हत्या हो जाती है, तो हत्या होने के बाद निजामुल मुल्क ने के पुत्र जो होते हैं, इनके पुत्र का नाम जैसे आप पाएंगे कि नाजिर जंग के रूप में जाने जाते हैं, कि आसफ शाह निजामुल मुल्क के पुत्र यहाँ नासिर जंग के रूप में ये जाने जाते हैं। तो नाजिर जंग जो है और मुजफ्फर जंग के बीच में गद्दी के लिए आपसी द्वंद्व शुरू हो जाता है, क्योंकि दो ये भाई होते हैं और दोनों भाई के बीच में आपसी जो द्वंद्व जब शुरू होता है, तो निजामुल मुल्क का जो अगर शाही होता है, शाही फरमान के अनुसार देखा जाए तो इस तरह शाही फरमान के अनुसार यहाँ मुजफ्फर जंग को दक्षिण के सूबेदार नियुक्त करने की बात नासिर जंग ने यहाँ ठुकरा दिया था। और वह मुजफ्फर जंग की बात देखें तो मुजफ्फर जंग सतारा जाकर मराठों की सहायता लेना चाह रहा था। और वह सतारा जाकर जब मराठों के साथ सहायता लेने की बात कर रहा था, तो इसी बीच में आप देखेंगे कि यहाँ सतारा में ही मुजफ्फर जंग की जो भेंट होती है वह चांद साहब से जब हो जाती है। तो चांद साहब से भेंट होने के बाद यहाँ फिर से उसी समय मराठों
कि वह कैद में था, और मराठों के कैद में होने के साथ चांद साहब भी कर्नाटक के नवाब बनने का एक तरह से इच्छा जो रखते हैं, वह मुजफ्फर जंग और चांद साहब दोनों शरणार्थी के बीच में स्वाभाविक रूप से समझौता हो जाता है, और वे उन दोनों को फ्रांसीसी की सहायता पाने की, एक तरह आप कहें कि फ्रांसीसियों की सहायता पाने की जो बात आती है, या सहायता पाने की एक मांग की, और डुप्ले ऐसा सुनहला अवसर कभी छोड़ने का प्रयास भी नहीं कर रहा था, क्योंकि हैदराबाद और कर्नाटक का जो स्थिति है, अपना प्रभाव बढ़ाने के उद्देश्य से डुप्ले ने सहायता की बात यहाँ स्वीकार कर लेते हैं। और मराठे जो होते हैं, मराठों की स्थिति को आप समझेंगे कि मराठे की जो स्थिति होती है वह इस प्रकार से होती है कि कर्नाटक में युद्ध करने के स्थिति में वे, या अथवा हम कहें कि डुप्ले के जो डुप्ले है, तो डुप्ले द्वारा धन पाकर मराठों के, या मराठे जो है वह मराठों ने चांद साहब को मुक्त कर देने का भी काम करते हैं। पुनः यहाँ आप देखेंगे कि जब यहाँ चांद साहब जब मुक्त हो जाते हैं, तो चांद साहब मुजफ्फर जंग और फ्रांसीसी से सम्मिलित रूप से जुलाई 1749 ईस्वी में कर्नाटक पर मिलकर आक्रमण कर देने का काम किए। और इसके बाद अंबर के युद्ध में भी आप देखेंगे नवाब अनरुद्दीन जब मारे जाते हैं, तो नवाब अनरुद्दीन यहाँ मारे जाते हैं, तो अनरुद्दीन के पुत्र होते हैं मोहम्मद अली। ठीक है, अनरुद्दीन के पुत्र कौन है? मोहम्मद अली ने भागकर यहाँ त्रिवन्नावपल्ली के रूप में जो जगह है वहां पे शरण लेने का काम करते हैं। चांद साहब ने कर्नाटक के स्थिति में देखेंगे कि चांद साहब जो है यहाँ कर्नाटक के अधिकांश भाग पर आक्रमण कर देते हैं, और सहायता के बदले डुप्ले को पांडिचेरी के पास 80 यहाँ गांव होते हैं जो जागीर के रूप में प्रदान कर देने का काम करते हैं। नासिर जंग ने मोहम्मद अली को कर्नाटक का नवाब और खासकर यहाँ घोषित जब कर देते हैं, तो कर्नाटक के नवाब वो घोषित होते हैं, तो नासिर जंग और मोहम्मद अली ने अंग्रेजों से सहायता की याचना करते हैं, और फलतः नासिर जंग, मोहम्मद अली और अंग्रेज जो हैं यहाँ एक पक्ष में जब आ जाते हैं, तो ऐसे स्थिति में आप पाएंगे यहाँ कि यहाँ दोनों पक्ष जो होते हैं, मुजफ्फर जंग और चांद साहब और फ्रांसीसी यहाँ एक साथ रह जाते हैं, और भारतीय जो राजनीति में है, भारतीय राजनीति में भाग लेने वाले या लेने के फलस्वरूप एक खास तरह से अंग्रेजों के साथ कहा जाए कि फ्रांसीसी दोनों एक दूसरे के बहुत ही बड़े विरोधी बन जाते हैं। और इसके बाद पाएंगे आप कि चांद साहब और तंजौर पर आक्रमण करके अपनी शक्ति को वो परिपूर्ण करके, यानी एक तरह से अपव्यय जब कर रहे थे, तो शक्ति को अपव्यय कर रहे थे। यहाँ डुप्ले तंजौर के बदले यहाँ तंजौर जो जगह था, उस तंजौर के जगह पर त्रिचन्नावपल्ली के जो जगह है उस पर आक्रमण कर देना चाहता था। इसी बीच में नासिर जंग अंग्रेजों से सहायता लेकर कर्नाटक पर आक्रमण कर देते हैं, और स्वाभाविक रूप से तंजौर के बदले चांद साहब पांडिचेरी वाला, यानी पांडिचेरी वहाँ वे अपने आप को चले जाते हैं। और पांडिचेरी जाने के बाद यहाँ जिंजी नदी के किनारे जो एक नदी है जिंजी नदी, तो जिंजी नदी के किनारे या उसके तट पर दोनों पक्ष के बीच एक युद्ध होता है, जिसमें चांद साहब जो होते हैं और फ्रांसीसी की पराजय हो जाती है, और मुजफ्फर जंग और उसके साथ जो मुजफ्फर जंग यहाँ आत्मसमर्पण अपने आप को कर देते हैं। संघर्ष नासिर जंग और यहाँ मुजफ्फर जंग के साथ अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में एक अधिक महत्वपूर्ण स्थिति में जाना जाता है। फिर यहाँ डुप्ले की स्थिति देखेंगे कि डुप्ले जो है नासिर जंग के साथ संधि करना चाहता था, और डुप्ले जब नासिर जंग के साथ संधि करने के स्थिति में था, परंतु उसने मुजफ्फर जंग को छोड़ने और चांद साहब को कर्नाटक का नवाब बनाने के लिए अपना शर्त प्रस्तुत कर दिया। संधि वार्ता के बीच में ही देखा गया कि जब संधि का वार्ता चल रहा था, इसी वार्ता के बीच में फ्रांसीसी सेना जो थे, या फ्रांसीसी सेना मछलीपट्टम और जिंजी जैसे सुदृढ़ स्थानों पर आक्रमण कर देने का काम करते हैं। और सितंबर 1750 ईस्वी में जो नासिर जंग होते हैं, नासिर जंग की हत्या कर दिया जाता है। और जब नासिर जंग की हत्या हो जाता है, तब क्या होता है कि डुप्ले ने मुजफ्फर जंग को हैदराबाद का निजाम घोषित कर दिया, और इसका परिणाम देखेंगे, चांद साहब को कर्नाटक का नवाब स्वीकार कर लिया गया, और डुप्ले को कृष्णा नदी के दक्षिणी तट पर, यानी कृष्णा नदी का जो दक्षिणी किनारा था, भारत में सुरक्षित कर ली गई। और हैदराबाद का जो निजाम था, इस निजाम को फ्रांसीसियों का एक तरह से मित्र माना जाए तो फ्रांसीसियों का वो मित्र था।
कर्नाटक का नवाब उसके संरक्षण में भी था, और जब कर्नाटक का नवाब संरक्षण में था तो मैसूर की बात करेंगे, तंजौर की बात करेंगे, मदुरै की बात करेंगे, और इसके साथ साथ फ्रांसीसियों का नियंत्रण उस पर काफ़ी हो चुका होता है, और इसके बाद कर्नाटक का नवाब जो होता है उनके संरक्षण में होता है। यानी कर्नाटक का नवाब जो होता है उनकी जागीर और धन भी उन्हें काफ़ी प्राप्त होता था। और डुप्ले जो है, डुप्ले इस स्थिति को सुदृढ़ करके मोहम्मद अली के द्वारा, यानी मोहम्मद अली के साथ समझौता करके उसे अपने अधिकार को सुरक्षित कर लेना चाहता था। मोहम्मद अली की बात को समझे फिर कि मोहम्मद अली जो है तिरुचिरापल्ली में उस समय होते हैं, और उसने अंग्रेजों का संरक्षण बिल्कुल लिए हुए हैं। दक्षिण भारत के फ्रांसीसी को सुदृढ़ स्थिति में अंग्रेजों के लिए एक तरह से खतरनाक मानी जा सकती थी। अतः अंग्रेज मोहम्मद अली के फ्रांसीसियों के साथ समझौता करने के पक्ष में बिल्कुल नहीं थे। तंजौर और मैसूर के शासक जो हैं, या शासकों को अपने पक्ष में लाकर मोहम्मद अली जो है अंग्रेजी सेनाओं के साथ या अंग्रेजी सेनाओं की सहायता से तिरुचिरापल्ली का जो युद्ध होता है वह तिरुचिरापल्ली में युद्ध करता रहा। यदि तिरुचिरापल्ली पर फ्रांसीसियों का अधिकार हो जाता तो अंग्रेजी व्यापार एक तरह विनाश के कगार पर कहा जाता है कि पहुंच जाता। अतः तिरुचिरापल्ली से ध्यान हटाने के लिए अंग्रेजों के लिए एक नई चाल चलने का प्रयास किया गया। रॉबर्ट क्लाइव जो उस समय वायसराय के रूप में थे ने कर्नाटक की राजधानी जो अर्काट हुआ करता था, कर्नाटक की राजधानी उस समय कहाँ था तो अर्काट था, कर्नाटक की राजधानी था अर्काट। आप याद रखेंगे कर्नाटक की राजधानी अर्काट हुआ करता था। तो यहाँ आप अर्काट पर घेरा डालने का एक अपना सुझाव देते हैं, और इसी सुझाव के माध्यम से क्लाइव के सुझाव का यहाँ समर्थन मोहम्मद अली ने भी करने का काम करते हैं। अतः अंग्रेज गवर्नर के रूप में देखेंगे कि जो सैंडर्स की सहमति से सैंडर्स होते हैं, उस सैंडर्स की सहमति से क्लाइव ने अर्काट पर केवल 500 सैनिकों के साथ आक्रमण कर देते हैं और खासकर उस पर अधिकार कर लेने का काम करते हैं। और इसके बाद अर्काट की रक्षा की बात करें कि अर्काट की रक्षा की बात, तो इसकी रक्षा के लिए चांद साहब के साथ साथ यह देखेंगे कि चांद साहब को पुनः अपने पुत्र के रूप में जो यहाँ साहब के नेतृत्व में आधी सेना भेज देने का काम करते हैं। और स्वाभाविक रूप से आप पाएंगे कि तिरुचिरापल्ली जो जगह है वहाँ पे यह दबाव अपना मुख्य रूप से घट जाता है। क्लाइव मराठों की सहायता के बल पर 53 दिनों तक अर्काट के लिए किले की रक्षा करते रहने का काम करते रहे हैं। और इस तरह से क्लाइव की सहायता या क्लाइव की सफलता की बात करें तो क्लाइव की सफलता ने अंग्रेजों के भाग्य को बदल देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। और 1751 ईस्वी में मुजफ्फर जंग की जब मृत्यु हो जाती है तो इसके बाद चांद साहब जो होते हैं एक तरह से तिरुचिरापल्ली में अपना घेरा जो होता है उठा लेने का वे काम करते हैं। पुनः इसके बाद जब देखेंगे कि चांद साहब के साथ जो फ्रांसीसी होते हैं, तो चांद साहब और फ्रांसीसियों को जो अरनी नामक एक जगह होता है, अरनी और जो कावेरीपाक की बात करेंगे, अरनी और कावेरीपाक है, वहाँ पे अंग्रेजों से पराजय का सामना करना पड़ता है। और 1752 ईस्वी में लॉरेंस नामक जो जगह है, लॉरेंस के द्वारा भी चांद साहब को हरा देने का काम किया जाता है। इसके बाद जो होता है चांद साहब क्या करते हैं कि वहाँ भागकर तंजौर के राजा के यहाँ अपने आप को बचाने के लिए शरण लेने का काम करते हैं, और फिर भी उनकी हत्या वहाँ पे कर दी जाती है। चांद साहब की हत्या जैसे ही हो जाता है और उसके बाद मुजफ्फर जंग की मृत्यु ने अंग्रेजों के एक तरह से कहा जाए तो पक्ष में पासा ही पलट देने का काम किया गया है कि अंग्रेजों का पासा ही पलट गया। और मोहम्मद अली कर्नाटक का नवाब जब बन जाते हैं तो फ्रांसीसी पक्ष जो होता है या फ्रांसीसी पक्ष एक तरह से स्वाभाविक रूप से बिल्कुल अलग थलग और कमजोर पड़ जाता है। चांद साहब जो खासकर यहाँ इनकी हत्या जब हो जाता है तो डुप्ले बिल्कुल अंदर से निराश हो जाते हैं, और डुप्ले के निराश हो जाने के बाद वह अंग्रेजों के साथ युद्ध चालू रखकर भारत में फ्रांसीसी जो साम्राज्य है उसको स्थापना करने के लिए अपने आप में वो प्रयत्नशील रहते हैं। और इसके बाद यहाँ 1752 ईस्वी से लेकर 1753 ईस्वी के समय के बीच में अगर हम देखते हैं कि 1752 से लेकर 1753 ईस्वी दोनों शक्तियाँ जो होती है एक तरह से
दोनों शक्तियों के बीच में कंटिन्यू युद्ध चलने का काम जारी रहता है। और इस तरह से डुप्ले ने फ्रांस की सरकार को इसकी कोई सूचना देने का भी काम नहीं करती है। लेकिन अंग्रेज कंपनी जो है, यहाँ संचालक ने फ्रांस की सरकार को डुप्लो की जो सैनिक स्थिति है या सैनिक असफलता है और आर्थिक स्थिति की सूचना वे अपने आप भेज देते हैं। और सूचना पाने के बाद फ्रांस की सरकार जो होती है, उन्होंने डुप्ले को वापस बुलाने का निश्चय कर लेते हैं, क्योंकि यह अंग्रेज कंपनी चाह रही थी कि जैसे डुप्ले चला जाएगा तो युद्ध में या युद्ध लड़ने की जो स्थिति है इससे हम लोग वंचित रहेंगे और डुप्ले जैसा योग्य दूसरा कोई फ्रांसीसी आएगा इसका कोई निश्चित था नहीं। तो यहाँ डुप्ले को वापस बुलाने की बात होती है और फ्रांस की सरकार जो है भारत के अपेक्षा उत्तरी अमेरिका में, जिसमें हम कनाडा की बात करेंगे कि उत्तरी अमेरिका में कनाडा है, में उपनिवेश स्थापित करने के पक्ष में रहती है। और खासकर डुप्ले के बदले यहाँ गोदेहू को भारत भेजने का काम किया जाता है। जैसे ही डुप्ले यहाँ से जाते हैं तो डुप्ले की जगह पर गदेहू को भेजा जाता है, गदेहू को यहाँ भारत में भेजा जाता है। इस बात को आप याद रखेंगे। डुप्ले के बाद फ्रांस के जो यहाँ पे नेतृत्व करने वाले थे वो कौन आए? गदेहू आए। तो इस तरह अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच समझौता के मार्ग में डुप्ले बाधक बना रहता था, क्योंकि बाधक के रूप में वह नहीं चाहता था कि फ्रांस और अंग्रेजों के बीच में यह समझौता हो पाए। लेकिन 1754 ईस्वी में डुप्ले ने के फ्रांस लौट जाने के बाद अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में दिसंबर 1754 ईस्वी में एक समझौता हो जाता है और समझौते के शब्द के कुछ महत्वपूर्ण बातों को रखा जाता है, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, कुछ पहलू हैं, जिसमें सबसे पहले अगर पहलू के बारे में देखें, सबसे बड़े बिंदु के बारे में देखें हम, तो इसमें पाएंगे कि मुगल सम्राट हो या भारतीय नरेश द्वारा जो दी गई उपनिवेश है इसका परित्याग करके अंग्रेज और फ्रांसीसी भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप न करने पर वे दोनों एक दूसरे में सहमत हो गए। ठीक है। दूसरा इसका बिंदु अगर देखेंगे कि जो सेंट डेविड है, सेंट जॉर्ज हैं, और इसके साथ साथ आप देखेंगे देवकोटाई पर अंग्रेजों का अधिकार बिल्कुल स्वीकार कर लिया जाता है कि इन जगहों पे अंग्रेजों का अधिकार रहेगा। इसके बाद तीसरा देखा गया कि जो यहाँ मछलीपट्टनम है, इससे फ्रांसीसियों को हट जाना, एक तरह से फ्रांसीसियों को हट जाने की स्थिति में आ जाना पड़ा, यानी फ्रांसीसी को वहां से हटा दिया गया। इसके बाद चौथे बिंदु के रूप में देखेंगे कि कुछ नदियों में जहाज रानी और कुछ सीमा संबंधी अगर बातें करें तो सीमा संबंधी अन्य समझौते भी वहां पे किए गए। और पांचवें के रूप में देखेंगे, पांचवें बिंदु के रूप में, तो पांचवें में संधि के शर्तों के अनुसार जो गृह सरकार है, यहाँ गृह सरकारों द्वारा जो स्वीकृति की बात होती है, स्वीकृति प्रदान करने की अवधि के बीच में दोनों कंपनियों के बीच में यहाँ युद्ध बंद रखने की, नई किलाबंदी न करने की बात स्वीकार कर ली जाती है। फिर छठे बिंदु के रूप में देखेंगे कि युद्ध की जो क्षतिपूर्ति है, इस क्षतिपूर्ति के संबंध में एक तरह से समझौता भी होता है और क्षतिपूर्ति के रूप में खासकर यहाँ फ्रांसीसी कंपनियों को ज्यादा हानि उठाना पड़ता है। और दोनों कंपनी जो है, सातवें बिंदु के रूप में देखेंगे, दोनों कंपनी जो है, इन कंपनियों के पास दक्षिण भारत के समान भू क्षेत्र रहे, इस व्यवस्था पर भी एक दूसरे पे सहमत हो जाते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें फिर कि 1754 ईस्वी की संधि डुप्ले के अनुसार अगर कहा गया कि फ्रांसीसियों के लिए एक विनाशकारी की अपमानजनक के रूप में कहा जा सकता है कि फ्रांसीसियों के लिए बहुत बड़ा एक अपमान की बात था। यानी इसी संबंध में महत्वपूर्ण इतिहासकार जो मैसलन है, उन्होंने कहा भी है कि इसे अपमानजनक संधि ही इसे संबोधित किए हैं। फ्रांसीसी इतिहासकार यानी कि कल्त्रू के रूप में हम अगर बात करें कि फ्रांस को इतिहासकार महत्वपूर्ण इतिहासकार है, उन्होंने भी अपने इस विचार से सहमत है कि मिल, और फिर यहाँ हम बात करें मिल के अनुसार कि महत्वपूर्ण इतिहासकार के रूप में मिल के रूप में, तो अंग्रेजों ने इस संधि के द्वारा वह सब कुछ प्राप्त कर लिया जिसके लिए वह युद्ध कर रहे थे, क्योंकि उनका उद्देश्य वही था और वही सारे अधिकार, सारे क्षेत्र को अंग्रेजों ने प्राप्त कर लिया। और फ्रांसीसियों ने वह सब कुछ छोड़ दिया जो अब तक वो प्राप्त कर चुके थे। बात समझ रहे हैं कि फ्रांसीसियों को जो कुछ भी प्राप्त था वे सारे चीज से उन्हें परित्यक्त होना पड़ा, त्याग देना पड़ा, और अंग्रेज वे सब कुछ प्राप्त कर लिए जो वे चाह रहे थे कि मेरे हाथों में हासिल हो जाए। इसलिए अगर कहा जाए कि ऐसी आलोचना अगर उपयुक्त नहीं मानी जाती है, तो अर्काट के युद्ध में के बाद कर्नाटक में फ्रांसीसियों की स्थिति जो होता है, एक तरह से बहुत ही दुर्बल स्थिति में आ जाते हैं और सरकार युद्ध करने के पक्ष में अब नहीं रहती है। इसका मुख्य कारण फ्रांसीसी कंपनी है, इसके पास धन का अभाव होता है। अगर हम कारण के रूप में देखें कि इसका मुख्य कारण क्या है, तो फ्रांसीसी कंपनी के पास धन का बहुत अभाव रहता है। युद्ध चलाना फ्रांसीसी कंपनी के लिए बिल्कुल असंभव था, और अगर हम कहें कि इसलिए ऐसी अवस्था में युद्ध के बदले अगर हम समझौते की नीति अपनाकर फ्रांसीसियों को स्वयं को विनाश से बचा लिया था,
तो फ्रांस ने कुछ अच्छा भी किया था। ऐसे भी बात कहा जा सकता है। द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो हुआ, इस युद्ध की समाप्ति के समय कर्नाटक में अंग्रेजों का प्रभाव बढ़ चुका था, क्योंकि यहाँ मोहम्मद अली उनका एक तरह कहा जाए तो पक्षधर था। परंतु हैदराबाद के जो निजाम थे, हैदराबाद के जो मुजफ्फर जंग की मृत्यु के बाद यहाँ सलावत जंग को निजाम बनाकर अर्थात बूसी फ्रांसीसियों के प्रभाव को पूर्ववत कायम रखने में बिल्कुल सफल रहा। और इसके साथ साथ बूसी फ्रांसीसी अधिकारी थे, तो बूसी फ्रांसीसी अधिकारियों में सर्वाधिक योग्य कुशल भी थे। वह अनेक कठिनाइयों के बीच हैदराबाद के निजाम को अपने पक्ष में रख लेने में बिल्कुल सफल रहे। और सलावत जंग जो है यह फ्रांसीसियों के हाथ से या फ्रांसीसियों की सहायता के बीच में, अगर फ्रांसीसियों की सहायता के बीच में कहें या उसके बल पर कहें, अपनी शक्ति स्थापित कर सका था। तो हैदराबाद की आंतरिक समस्या जो था, इस आंतरिक समस्या से में उलझे रहने के कारण ही बूसी जो थे यह त्रिचौनावपल्ली की लड़ाई के समय डुप्ले की सहायता नहीं दे पाया था और हैदराबाद पर यहाँ मराठों का आक्रमण हुआ। परंतु अगर हम कहें कि बूसी के सहयोग के बल पर मराठों को भी यहाँ एक तरह से मराठे जो थे, मराठों को भी पराजित कर उन्हें जनवरी 1752 ईस्वी में संधि करनी पड़ी। और पेशवा जो थे बाजीराव अर्थात बूसी के भय से संधि करने के लिए वे बिल्कुल विवश हो चुके थे। और इसके साथ दूसरा अगर संकट हम कहें तो संकट में आसिफ जाह के पुत्र जो हैं गाजीउद्दीन ने हैदराबाद के पर दाव करने का कारण एक तरह से उत्पन्न हुआ। और इसके बाद गाजीउद्दीन जो है दिल्ली के एक उच्च पद पर आसीन व्यक्ति थे। परंतु नासिर जंग की अगर मृत्यु हो जाती है तो बाद में हैदराबाद का निजाम बनना चाहता था और गयासुद्दीन जो थे यहाँ हैदराबाद के आक्रमण करने के लिए बिल्कुल प्रयत्न में या प्रस्थान कर चुके थे। किंतु राजा अगर कहा जाए कि अगर वे चलते चलते जब रास्ते में चले तो रास्ते में ही उसे विष देकर मार देने का प्रयास किया गया और मारा भी गया। और नासिरुद्दीन के साथ अगर हम कहें कि नासिरुद्दीन के साथ जो स्वाभाविक युद्ध में बूसी जो थे बिल्कुल व्यस्त हो चुके थे। और बूसी के व्यस्त होने के बाद संयोग से अगर गयासुद्दीन की बात किया जाए, गाजीउद्दीन की मृत्यु से एक तरह से संकट टल गया और शीघ्र ही बूसी को निजाम के प्रभावशाली अधिकारियों के विरोध का सामना करना पड़ा। और दीवानी जो थे रामदास पंडित और दीवान सैयद लश्कर खां बूसी और फ्रांसीसी प्रभाव को नष्ट करना चाहते थे। और संभवतः अगर हम कहें कि ऐसे प्रभाव को जब वो नष्ट करना चाहते थे तो नष्ट करने की स्थिति में यहाँ जो अधिकारी थे, इन अधिकारियों में जैसे डुप्ले की बात की जाए कि डुप्ले यहाँ मिले हुए थे। आंतरिक विरोध के कारण हैदराबाद जो था, हैदराबाद और हैदराबाद की जो यहाँ राजनीतिक और आर्थिक स्थिति थी वह बिल्कुल संकटपूर्ण स्थिति में पहुंच चुकी थी। और इस समय बूसी जो थे, यहाँ बूसी के प्रयत्न से लश्कर खां के स्थान पर, जो लश्कर खां हुआ करते थे, उनके स्थान पर शाहनवाज खां को दीवान का पद नियुक्त किया गया था। और जब शाहनवाज वहां दीवान के पद पर चले गए थे तो देखिए यहाँ पे किस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होती है कि वह जब दीवान के पद पर चले गए थे तो फ्रांसीसी यहाँ समर्थक के रूप में अगर कहे जाए कि फ्रांसीसी समर्थक के रूप में यहाँ अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी। लेकिन हैदराबाद का निजाम जो था सवादत जंग जितना बूसी पर निर्भर रहता था उतना ही वो अगर कहा जाए कि फ्रांसीसी गवर्नर यहाँ गोदेहू पर भी वो निर्भर रहता था कि जो फ्रांसीसी गवर्नर आए थे गोदेहू, तो गोदेहू पर भी वो निर्भर रहता था और उसी पर वह बिल्कुल आश्रित था। बूसी की बात कहा जाए कि वह दृढ़ अगर निश्चय वाला व्यक्ति था, वह शक्ति में विश्वास रखने के लिए या जो शक्ति था उस शक्ति में विश्वास रखने के लिए भी उसका प्रयोग अंत में ही करना पड़ा था। और इसी तरह से बूसी की अगर बात कहा जाए कि बूसी जो है व्यवहार कुशल और मृदुभाषी वो व्यक्ति था, यानी वह व्यवहार कुशल के साथ साथ वह बहुत ही अच्छे शब्दों का ज्ञाता भी था, अच्छे शब्दों से संबोधित भी करता था। वह भारतीय राजाओं के चरित्र का अगर कहा जाए तो अच्छा रूप से वह जानकार भी था। राजाओं को किस प्रकार के या राजाओं के प्रति अवज्ञा के बदले आदर का जो प्रयोग करता था यह उसके अंदर यह फूट फूट के भरी हुई थी। इसके बाद आप यहाँ देखेंगे कि उसके अंदर यह व्यवस्थाएं, यह सोच इतना जागृत था, इतना भरा हुआ था कि राजा कभी भी उससे असंतुष्ट नहीं होते थे। और इसके साथ बूसी युद्ध के पहले वार्तालाप जो कठोरता के रूप में यहाँ कहा जाए, कठोरता के बदले आदर का भाव प्रदर्शित कर वह अपना विश्वास प्राप्त कर लेता था। और यहाँ वार्तालाप जो है या कठोरता के साथ साथ कहा जाए कि पहले सहनशीलता की बात और मृत्यु के पहले जीवन में विश्वास रखता था, इस तरह का वह व्यक्तित्व वाला व्यक्ति था। यही कारण है कि बूसी को डुप्ले का जो अधिक
अगर कहा जाए अधिक माने वुसी जो था यहाँ वुसी को डुप्ले अधिक पसंद करता था, और जब तक वुसी हैदराबाद में रह कर अंग्रेजों के साथ या अंग्रेजों के प्रयत्न के बावजूद फ्रांसीसियों का प्रभाव बिल्कुल घटने नहीं दिया। अब हम यहाँ देखेंगे कि द्वितीय कर्नाटक युद्ध के जो परिणाम की बात है, इसका क्या परिणाम निकला। तो परिणाम के रूप में देखेंगे प्रथम कर्नाटक युद्ध की तुलना में द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो था यह बहुत ही एक तरह से उस समय का भारतीय राजनीति में दलीय स्थिति की ओर अधिक स्पष्ट हो चुका था, और इसके साथ भारतीय जो राज्य था, इस भारतीय राज्य में आंतरिक कमजोरी का परस्पर विरोध का लाभ उठाकर हिंदुप्ले ने भारत में फ्रांसीसी साम्राज्य की एक तरह से अंदर कल्पना कर चुके थे कि फ्रांसीसी साम्राज्य की स्थापना करेंगे, और इस होड़ में अंग्रेजों में यानी अंग्रेजों के प्रवेश ने भारत के अंदर या भारत के जो भारत की जो अगर कहा जाए भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना की आधारशिला की बात है, तो अंग्रेजों ने यहाँ आधारशिला अपना रखने का काम किया। इसके बाद आप देखेंगे कि कर्नाटक युद्ध में के फलस्वरूप विदेशी जो यहाँ पे विदेशी शक्तियाँ थी, विदेशी अधीनस्थ थे, यहाँ प्रजा की स्थिति में से उलझकर नरेशों के अंदर या नरेशों के जो क्षमता है इसकी स्थिति में बिल्कुल पहुंच चुके थे, और नासिर जंग जो थे, नासिर जंग के विरुद्ध डुप्ले के विजय यानी भविष्य के लिए या भविष्य में अंग्रेजों के लिए प्लासी के अगर मैदान की बात की जाए तो प्लासी के मैदान में अंग्रेजों के अंतिम विजय का एक तरह से रास्ता बिल्कुल साफ हो गया, क्योंकि जैसे प्लासी का विजय हुआ तो अंग्रेजों का रास्ता बिल्कुल खुल गया जो 1757 ईस्वी में हुआ था। और इस तरह से संख्या में अधिक रहने पर भी पराजित होना, भारतीय राजाओं के सरदारों के प्रति एक तरह से अगर हम माने तो विश्वासघात तथा सहायता के बदले अपार संपत्ति और संग्रह करने और 30 तौर तरीके जो थे वो फ्रांसीसियों के अंदर और अंग्रेजों से सीख लिया था। डुप्ले अगर नाम मात्र का नवाब रहकर फ्रांसीसी प्रभाव को शक्तिशाली बनाए रखने का प्रयास कर रहा था। डुप्ले चाह रहा था कि नाम मात्र के एक नवाब बना दिया जाए और उसी के आधार पर हम अपने यहाँ शासन व्यवस्था को स्थापित करके रखें। तो इस तरह के वह विचारों वाला व्यक्ति था, और खासकर बुसी पर यहाँ सवादत जंग जैसे निर्भर नवाब मनोनीत करके अंग्रेजी जो व्यवस्था थी या अंग्रेजी साम्राज्य था इसका विस्तार करने में बिल्कुल सफलता प्राप्त कर ली। बुसी पर अगर हम कहें कि बुसी की जो स्थिति होता है वह सवादत जंग जैसे व्यक्तित्व पर निर्भर करता था, ठीक वैसा ही मीर जाफर भी क्लाइव की स्थिति को देखेंगे कि क्लाइव पर पूर्णतः निर्भर करता था। और द्वितीय कर्नाटक युद्ध जब होता है तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध में यहाँ डुप्ले को वापस बुला लेने से फ्रांसीसियों ने भारत में जो लाभदायक स्थिति प्राप्त कर ली थी अगर उस तरह की बात कहें उन्हें वंचित रह जाना पड़ा। और दूसरी ओर अंग्रेजों के मन में जो मुराद थी वह मुराद अंग्रेजों का प्राप्त हो गया, अंग्रेजों ने पा लिया। संभवतः फ्रांसीसी जो सरकार है यह अंदाजा भी नहीं लगा पाई थी कि सप्तवर्षीय युद्ध उनकी आशाओं के तुषारांत कर देगा, यानी 7 वर्षों का होने वाला युद्ध जो है उनके उम्मीदों पे पानी फेर देगा। यह फ्रांसीसी सरकार कभी सपने में भी नहीं सोची थी। अगर हम कहें कि कुछ इतिहासकारों के रूप में, तो इतिहासकार में जैसे हम सुंदरलाल के शब्दों में अगर बात करें कि सुंदरलाल ने अपने शब्दों को इस प्रकार से रखने का काम किया है कि तिरुवनपल्ली वह चट्टान मानी जाती है जिससे टकराकर इस देश के अंदर डुप्ले और फ्रांसीसियों की जो समस्त आकांक्षाएं होती थी वह आकांक्षाएं चूर चूर हो गई। इस युद्ध ने यह स्पष्ट कर दिया कि व्यापारिक कंपनियां जो हैं वह भारतीय राजनीति में और भारतीय राजनीति के साथ वे हस्तक्षेप कर भविष्य में साम्राज्य की स्थापना करना बिल्कुल वो चाह रही है। यह प्रश्न यहाँ खड़ा होता था कि भारत में प्रभुता किसकी कायम होगी, फ्रांसीसियों के प्रभुता कायम होगी या अंग्रेजों की प्रभुता कायम होगी। अर्थात प्लासी के युद्ध जब हुआ 1757 ईस्वी में, तो 1757 ईस्वी के प्लासी की लड़ाई में यह बात स्पष्ट हो गया कि भारत में प्रभुता किसकी कायम होगी। तो आज के लिए हम लोगों ने देखा कि आज हम लोग कर्नाटक का द्वितीय युद्ध के बारे में देखा। इसके बाद हम अगले सीरीज में फिर कर्नाटक तृतीय युद्ध के बारे में देखेंगे जिसमें अंग्रेजों का प्रभुत्व किस प्रकार से भारत पे अपना प्रभुत्व जमा लेते हैं। इन तमाम बातों का जिक्र करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर हम मिलते हैं अगले सीरीज में। तब तक आप सभी को